नमस्कार दोस्तों, अपनी YouTube चैनल पर मैं आलोक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविताओं की श्रृंखला के वीडियो के साथ। आज का वीडियो बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है के बारे में है। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बाबा नागार्जुन का जन्म 20 जून 1911 को बिहार राज्य के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री के नाम से रचनाएं की हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, बाद में उन्होंने स्वाध्याय से पढ़ाई की। नागार्जुन पर आर्य समाज का बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में बौद्ध दर्शन की ओर उनका झुकाव हुआ। राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। वे राहुल सांकृत्यायन को अपना अग्रज मानते थे। उन्होंने लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर उनकी सजग नजर थी। वे राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और जेल की सजा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। 1974 में जेपी के आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जन युद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की नहीं कर्म की हो। इसलिए मैं आज अनशन पर हूं, कल जेल भी जा सकता हूं। आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काफी समय तक वो जेल में रहे। उन्होंने अनेक कविता संग्रह लिखे हैं, जिसमें अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, रत्नगर्भ आदि शामिल हैं। उनके उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, कुंभीपाक आदि हैं। उनकी मैथिली की प्रमुख रचनाएं चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ, पारो, नवतुरिया आदि हैं। उनका बाल साहित्य और बांग्ला भाषा की रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका अनुवाद का कार्य भी बहुत बड़ा है। उनकी मृत्यु 1998 में हुई। जनसंघर्ष में अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना, ये तीन बातें नागार्जुन के व्यक्तित्व ही में नहीं, उनके साहित्य में भी घुले मिले हैं। पारंपरिक काव्य रूपों का उपयोग उन्होंने नए तथ्य के साथ किया है। उनकी अभिव्यक्ति बेहद ठेठ और सीधी है। भाषा पर बाबा का बेहद अधिकार है। उन्होंने हिंदी के अलावा मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में भी बहुत लिखा है। बाबा ने छंद का उपयोग क्रांतिकारी ढंग से किया है। उन्होंने न केवल बौद्ध दर्शन बल्कि मार्क्सवाद का भी गहन अध्ययन किया था। आपकी पुस्तक में दी गई कविता में प्रकृति का अद्भुत वर्णन है। बाबा नागार्जुन महादेव के भक्त थे। उन्हें पहाड़ों से बड़ा प्रेम था। इस कविता में उन्होंने हिमगिरी के दृश्यों को अपने शब्दों से साकार कर दिया है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। धवल कहते हैं सफेद को। अमल धवल का तात्पर्य बर्फ से ढके हुए पर्वतों से है। इन पर्वतों पर बादलों को घिरते हुए देखना बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मानसरोवर हिमालय में लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। पास में कैलाश पर्वत है। मानसरोवर में कमल लगे हुए हैं। वे कमल स्वर्ण जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर जब धूप पड़ती है
तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने से बने हुए कमल हैं। तुहिन का अर्थ है ओस की बूंदें, कभी कभी बर्फ के कणों को भी तुहिन कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने मानसरोवर में खिले हुए कमल के फूलों पर गिरते हुए ठंडे तुहिन कणों की अद्वितीय सुंदरता देखी है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग का अर्थ है ऊंचा। बाबा कह रहे हैं कि हिमालय किसी महामानव की तरह है और उसके कंधों पर अनेक झीलें हैं। इन झीलों का जल गहरा नीला है जो कभी कभी श्यामल या काला भी दिखता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो उमस के कारण नीचे के स्थानों पर रहने वाले हंस उमस से परेशान हो जाते हैं और उड़कर हिमालय की झीलों में आ जाते हैं। तिक्त का अर्थ है तीखा और मधुर का अर्थ है मीठा। कमल के पौधों के तने के जो रेशे होते हैं वे तीखे और मीठे हैं। बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने हंसों को इन्हीं कमल के तिक्त मधुर रेशों को खोजने के लिए मानसरोवर जैसी झीलों में तैरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था नील बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। वसंत ऋतु आ गई है और वसंत की सुबह हो रही है। धीमी धीमी हवा चल रही है। दोपहर को सूर्य की किरणें गर्मी बरसाती हैं, लेकिन सुबह के सूर्य की किरणें गर्म नहीं हैं, मृदु हैं। सुबह के सूर्य की मृदु किरणें पर्वत पर पड़ रही हैं, जिससे पर्वत शिखरों पर स्वर्णिम आभा छाई हुई है। इन पंक्तियों में कवि चकवा चकई की दर्द भरी कथा की ओर इंगित कर रहा है। चकवा चकई को श्राप मिला था कि रात्रि होते ही वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी श्राप का उल्लेख करते हुए कवि कह रहा है कि चकवा चकई रात में अलग हो जाते हैं। विरह की अग्नि में चकवा चकई रात भर रोते रहते हैं। जब सुबह होती है तब उनका रोना बंद होता है। सुबह होते ही वे दोनों एक साथ झील के किनारे लगे हरे शैवालों पर प्रेम भरा मीठा झगड़ा करने लगते हैं। चकई अपने प्रेमी चकवा से कह रही है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। यही प्रणय कलह है और कवि कह रहा है कि उसने ये सभी दृश्य देखे हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है,
बादल को घिरते देखा है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई दुर्गम घाटी है जो सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर है। कहते हैं कि ऐसी बर्फीली घाटियों में कस्तूरी मृग अपने ही कस्तूरी की सुगंध के पीछे जीवन भर भागता रहता है, लेकिन यह नहीं जान पाता कि यह सुगंध तो उसकी नाभि में कस्तूरी से ही आ रही है। वो इस गंध को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी भटकता रहता है और अंत में थक जाता है, स्वयं को असहाय पाता है और खुद पर ही चिड़चिड़ाने लगता है। इस कविता को कक्षा में कैसे पढ़ाएं? आप बच्चों से इस कविता का सस्वर पाठ करके कविता का आनंद लेने के लिए तो कह ही सकते हैं। कविता में बहुत से विशेषणों का प्रयोग है, जैसे स्वर्णिम कमल। यहां कमल को स्वर्णिम क्यों कहा गया है? क्या कमल वास्तव में स्वर्ण से बने हैं या फिर सूर्य के प्रकाश से वे स्वर्ण जैसे दिखते हैं? इस पर चर्चा करिए। बच्चों को चकवा चकई की कहानी सुनाइए और इस पर अन्य कवियों ने क्या कहा है यह चर्चा भी करिए। चकवा चकई का उल्लेख कालिदास ने भी किया था और कबीर ने भी। कबीर ने कहा है, सांझ पड़े बीतबे चकवी दीनी रोए, चल चकवा वा देश को जहां रैन नहीं होए। बच्चों को आप कस्तूरी मृग के बारे में विस्तार से बताइए। इस मृग की प्रजाति की बचाव के लिए सरकार क्या कर रही है यह भी बताइए। उगते हुए सूर्य से पर्वतों पर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है, इसका वर्णन आप बच्चों से कक्षा में करने के लिए कह सकते हैं। आपकी पुस्तक में महाकवि निराला और माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रकृति से संबंधित रचनाएं दी गई हैं। समय मिले तो बच्चों को इन कविताओं के बारे में भी बताइए। आपको समय मिले तो बच्चों को बाबा नागार्जुन की अन्य कविताओं से भी परिचित कराएं, जिससे बच्चे उनकी जन कवि की छवि को बेहतर समझ सकें। बच्चों से उनकी ड्राइंग पेंटिंग की कॉपी में मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत के दृश्यों के चित्र भी आप बनवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक की किसी अन्य कविता पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।